अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पूरे चाँद की रात, अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंदो बाला तंगों के नीचे मखमले धूप पर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नज़र आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज़्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज़ हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा आ से झुंझुना उठेगी और फिर इन बुलंदो बाला तंगों के नीचे चरवाहे के जिस्मों से सर्दियों की फली हुई मोटी मोटी गुफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था, अभी सिमल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर इन लाखों रवैयों को छुपाए बैठा था जो बाहर की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बाहर के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा और लर्जा बाहर की आमद के मुंतज़र हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील और लर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब उफ़क़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का करमज़ी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और करमज़ी से सरमई और सरमई से स्याह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खनकी तेज़ तर होती गई और नथुने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए और फिर चाँद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई और बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और उसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडियों के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफ़ों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ़ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था, उसे आग पर सुखाया। और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी, वो अभी आती न थी और जब तक वो ना आती मैं मकई के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जर्दालू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चाँद की रात है, आओ किनारे लगी हुई बस्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में
गुम पुतलियों को देखा जिनमें इस वक्त चाँद चमक रहा था, और ये चाँद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पहले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा और अपनी बड़े भाई सबको फ्रेम में रखा है, क्योंकि आज पूरे चाँद की रात है और बादाम की सफ़ेद खुश्क शगुफों बर्फ़ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी? ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी? आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चाँद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर एकाएक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सुरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झुलमुलाने लगा, और तिंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज़ों और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कुड़म के साग का नर्म नमकीन और लतीफ़ जायका, और पूरे चाँद की रात का बहार आफरी जो बिन मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार ख़त्म हो गई, तला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेढक बोल रहे थे। मेढक और झींगर और बेंडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चाँद की कश्ती खड़ी थी, मेरी और उसकी मोहब्बत के मुंतज़र। हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़र, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़र, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़र। ये पूरे चाँद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़र है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओट से छिपती हुई आ रही थी, और मेढक होले होले गा रहे थे, और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था, और उसी के चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे ज़ोर ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नर्म हवाओं के लतीफ़ झोंके एकाएक बुलंद होकर सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ, और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवा में उड़ने वाले बादल सब मिल के नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के बीचों खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह, और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए, और नाच धीमा पड़ता रुक गया। अब वही मेढक की आवाज़ थी, वही झील के नर्म नर्म बूसे, और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली और कुश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कुश्ती को लेकर झील के मरकज़ में ले गए। यहाँ कुश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना उधर बहती थी ना इधर। मैंने चप्पू उठाकर कुश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जर्दालू निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जर्दालू खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जर्दालू खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे, पिछली बहार में मैं न था, और जर्दालू के पेड़ फूलों से भर गए थे, और ज़रा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और जर्दालू के पेड़ फलों से लदे फदे थे, सब्ज़ सब्ज़ जर्दालू, सख्त खट्टे जर्दालू जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे, और ज़ुबान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जर्दालू खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं न था, और ये सब जर्दालू पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए, और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफ़े झूम रहे थे, और मुसर्रत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें, उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था, और सुर्ख सुर्ख जर्दालू खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए,
खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जर्दालू सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। जर्दालू खा के हमने खुश्क खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम होती, मगर जब ज़हन के लुआब में घुल जाती तो शहदो शक्कर का मज़ा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ, बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती है तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में और मैंने सोचा, पिछली बहार में मैं ना था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कुछ खुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बार में मैं ना था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नर्म नर्म बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी बात करते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सजी थी और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थी। फिर अल्टहर लड़कियां आंगन में नाचने लगीं और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानी तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बार की रस भरी खुबानियाँ जब मैं न था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सूंधी सूंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और कुरकुरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जला लिए हुए और जायके में बेहद शीरी। और बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टे खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छुपा के। अम्मा की आंख से उछल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी, लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने नलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और इनके सरों पर सरियाँ निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं न था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रक्त पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ न होता था, अपने नाखूने के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टों का रंग ज़मीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी न आया था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेक के अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आँख पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं न था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चाँद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी दुनिया न थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुँह से लगा दिया। उसके होठों गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूँ? और बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। ओ बोली, डूब जाने दो। और पूरे चाँद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चाँद की रात मेरे ज़हन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू ही कुछ और था
जिसने पूरे चाँद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूँ मिला दिया कि और फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग गई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए ये बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया और माफिया से बेखबर। फिर मैंने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और इसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीना के बाद मैं श्रीनगर गया और उसे यह कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही थी। वो दोनों एक ही रिकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा और अपनी मुसर्रत में इस कदर महू थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं ना था, और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितने ही पूरे चाँद की रातें जब मोहब्बत एक ख्वाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरियाँ होके रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खज़ां आ गई है जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सिमल झील के किनारे आ निकले हैं और अप्रैल का महीना है और दोपहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खनक हवा में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बेवा अपने खामिन को आवाज़ दे रही है, वह उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई हांजी गा रहा है और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़क़ के इस पार कम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार ख़त्म हो गई, तला भी ख़त्म हो गया। झील का किनारा है, यह खुबानी का दरख्त है लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या यह वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरे पूरे चाँद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है, आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खामिंद के लिए रिकाबी में खाना रख रही है, मुझे देखकर ठुठक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्सा में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने उसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं उसे देखने के लिए चला आया, आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही, मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद क्यों? कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी, देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है, ये बड़े बेटे की पोती है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा, ये पोती है, ये मेरा खाविंद है। शश, उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे।
और बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूँ। मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा, सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए और बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूँगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए। मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कह रहे हो। वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रिकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या हुआ, मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए खेलते खेलते। एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुर्ग़े। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गए। बोली, आज तुम आए हो, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है, उसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पतलियों में चाँद चमक रहा था, और वो चाँद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में न थे, ये बहार तुमने देखी, उससे अगली बहार में तुम न होगे, लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारे गोद से उतर पड़े, क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए, जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। कहानी मुकम्मल हुई।